यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए जो सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चंस बनते हैं साथियों, टॉप लेवल के जीके के 100 क्वेश्चन साथियों, वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। आप सभी को पता है कि आपके साथ आपका युद्ध कब है। आपका युद्ध साथियों 25, 26 या 27 अप्रैल में से किसी एक दिन हो सकता है। तो जब आपको युद्ध की तिथि पता है तो आप क्यों बैठे हुए हैं साथियों, आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे। मेरा मानना है कि अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो आपका एक इरादा है कि यूपी होमगार्ड परीक्षा को क्रैक करना, और मैं आपकी इतनी साथियों तैयारी करवा दूंगा, इतनी तैयारी करवा दूंगा कि कम से कम यूपी होमगार्ड वाली भर्ती में एक सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए। तो अगर आपको आलस से आ रहा है तो आलस्य को हटा दीजिए, दूर फेंक दीजिए साथियों, क्योंकि अब आपका मेहनत करने का समय है। और अगर आप वाकई में मेहनत करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, तो आपको यह वैकेंसी मिल जाएगी, आपकी जिंदगी साथियों संवर जाएगी। और आज की इस वीडियो में मैंने थोड़े से मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, तो घबराइएगा मत साथियों, क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों जो थोड़े से कठिन टाइप के सवाल आएंगे वो आज की इस वीडियो से आएंगे। अगर आपने आज की इस वीडियो को देख लिया तो सारे कठिन सवाल आप बहुत आराम से साथियों कर लेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहां पाई जाती है। तो पाषाणकालीन शिला चित्रकारी की अगर बात करें, ये साथियों भीमबेटका में पाई जाती है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, और जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त की है। तो इसका मतलब होता है विजेता। जैन का मतलब क्या होता है साथियों, विजेता होता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, करके लगभग 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो किसने ये काम किया था साथियों, अशोक ने यह काम किया था, जिनका भी आंसर जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर साथियों कौन सा है। तो कौन सा है साथियों, 1090 है। 1090 आपके सवाल का जवाब होगा। करके एक प्रसिद्ध संस्कृत का नाटक है साथियों जिसका नाम है स्वप्नवास वदत्तम। ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये साथियों भास के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहां पर अगर बात करें जयदेव के द्वारा एक रचना है गीत गोविंद। आपसे बार बार पूछी जाती है कि गीत गोविंद किसकी रचना है, तो गीत गोविंद जो रचना है वो जयदेव की है। कालिदास की अगर हम बात करते हैं तो मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है, साथियों कालिदास की रचना है। शूद्रक की अगर बात करें तो मृच्छकटिकम किसकी रचना है, मृच्छकटिकम साथियों शूद्रक की रचना है। उसके बाद देखिए करके मीनाक्षी मंदिर की अगर बात करें तो ये कहां पर स्थित है, आपको याद रखना है ये तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में है साथियों मदुरई, यानी कि तमिलनाडु के मदुरई नगर में स्थित है साथियों, ये बात आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातु से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था। तो यह काम साथियों किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। तो यहां पर अगर बात करें साथियों 1540 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए कन्नौज का जो युद्ध हुआ था 1540 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, ये आपको साथियों याद रखना है। और कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में शेरशाह, जिसको शेरखां कहा जाता है, तो शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो ये बात अभी मैंने आपको बताई थी, गीत गोविंद के लेखक कौन है साथियों, जयदेव है। जयदेव आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, तुलसीदास के बारे में अगर बात करें तो रामचरितमानस इनकी रचना है। दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सारी की सारी इनकी रचना है, आपको ध्यान रखना है। कबीरदास की अगर बात करते हैं तो साखी शबद रामायणी की बात करें तो बीजक किसकी रचना है साधु, कबीरदास की है, और यह संग्रह है साखी शबद रामायणी का। उसके बाद देखिए कह रहे कि सिख धर्म के पहले गुरु का नाम साधु क्या था। देखिए सिख धर्म के पहले गुरु की अगर बात करें तो गुरु नानक देव जी थे। कौन थे, गुरु नानक देव जी थे, ये आपको यहां पर याद रखना होगा। और सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, अंतिम गुरु कौन थे साथियों, गुरु गोविंद सिंह जी थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता से पहले भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे। तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। अच्छा, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है जो बार बार पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की ही पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1903 में, कब, 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक जो समाचार पत्र है साथियों वो शुरू किया था, ये आप लोग याद रखेंगे। कहां शुरू किया था, दक्षिण अफ्रीका में साथियों शुरू किया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन
के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो अगर 1911 की बात करते हैं और कोलकाता अधिवेशन की बात करते हैं, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था इसमें पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और अधिवेशन आप लोग याद रखेंगे, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। इसमें कांग्रेस दो भागों में सातों विभाजित हो गया था, एक गरम दल और एक नरम दल। ये भी सवाल यहां से पूछा जाता है। उसके बाद देखिए माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा की गई थी? तो मैं कहूंगा उधम सिंह ने ही सातों इनकी हत्या की थी। किसकी? है ना, माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी सातों? उधम सिंह के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि किसने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो किसने की थी साथियों? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में देखिए, भारत में जो है ना ये संसदीय सरकार है। भारत में कैसी सरकार है साथियों? भारत में संसदीय सरकार है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है? तो मैं कह सकता हूं 8वीं अनुसूची में साथियों 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। यह बात आपको यहां पर साथियों याद रखना है। चलिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान का भाग 4 का ए किससे संबंधित है? तो मैं कहूंगा यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगर बात करते हैं भाग 4 का ए, तो यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है साथियों भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र किया गया है साथियों भाग 4 में। किसमें किया गया है? भाग 4 में किया गया है। और नागरिकता का जिक्र जो किया गया है साथियों वो भाग 2 में किया गया है। इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? 1934 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? तो महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इनके कार्यकाल की अगर बात करें तो 2007 से लेकर 2012 तक साथियों ये एक तरीके से राष्ट्रपति के पद पर रही थी। ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब साथियों क्या होगा। आपसे कह रहे कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे? तो क्या आपका जवाब होगा? तो मैं कहूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, मंत्रिपरिषद भारत सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मैं कहूंगा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के साथियों अध्यक्ष होते हैं। और प्रधानमंत्री ही लोकसभा के नेता भी होते हैं। लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? वो भी साथियों प्रधानमंत्री होते हैं। और मंत्रिपरिषद का गठन कौन करते हैं? प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? पहली बात आप लोग याद रखेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो साथियों भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 124 के तहत करते हैं। यह बात आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो साथियों कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, यहां पर अगर नीति की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होगी। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये इसको हिंदी में कह सकते हैं हम लोग। योजना आयोग के स्थान पर साथियों इसको बनाया गया था। 1 जनवरी 2015 को साथियों इसको बनाया गया था। और इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्वच्छता आती है, जन स्वास्थ्य आता है, कानून व्यवस्था नहीं आती है, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण आता है। तो आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी साथियों नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा अमितेश कुमार सिन्हा को भारत सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है साथियों? बुध ग्रह है। बुध ग्रह अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, इनमें से कौन सा शैल का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा साथियों शैल का उदाहरण नहीं है? मैं कहूंगा एस्फॉल्ट की अगर हम बात करें ना
तो एस्फॉल्ट की अगर बात करें साथियों, आपको ध्यान रखना है ये शैल का उदाहरण नहीं है, इसका इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जाता है। वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन 6 निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही साथियों, पहला पड़ा और पहला आपका जवाब हो गया। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा टिटिकाका झील की जब हम बात करते हैं तो टिटिकाका झील जो है ना, ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। पेरू और बोलिविया देश की सीमा पर स्थित कौन सी झील है आपसे पूछा जाएगा तो टिटिकाका झील है, ये आपको सातों ध्यान रखना है। जलीय मात्रा के आधार पर यह झील जो है ना, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कहलाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों, क्या आपका जवाब होगा? फटाफट आप लोग एक बार मुझे बताइए। चलिए देखिए, भारत अपना 7वें स्थान पर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। अच्छा, पहले नंबर पर कौन है एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। यानी कि ब्राजील में कॉफी के बागानों के नाम को किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है सातु? फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, कह रही है रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो मैं कह सकता हूं ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन रेखा की अगर बात करें तो यह भारत और चीन के बीच स्थित है। डूरंड रेखा की अगर बात करें तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। उसके बाद देखिए, भारत का सबसे पूर्वी राज्य साथियों कौन सा है, मुझे बताइए। साथियों, अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अगर वाकई में आप अपने जो आपका अप्रैल में परीक्षा है, अप्रैल 2026 में आपकी परीक्षा है, उस परीक्षा को आप क्रैक करना चाहते हैं तो डेली जितनी भी क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं उन सारी क्लासेस को आप लोग बखूबी अच्छे अंदाज में देखिए और अपने मनोमस्तिष्क को साथियों हाजिर करके देखिए। ऐसा नहीं दिमाग आपका कहीं और है और क्लास आप देख रहे हो। इन क्लासेस को देखिए और इनसे अपना फायदा उठाइए साथियों, क्योंकि ये बहुत जरूरी आपके लिए सवाल है। ये बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए, तो भारत का सबसे पूर्वी की अगर बात करें कि पूर्वी राज्य कौन सा है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें से अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, क्योंकि पूर्वी राज्य पूछा गया तो पश्चिमी पूछा जा सकता है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य तो गुजरात हो जाएगा और दक्षिणी राज्य पूछा जाए तो तमिलनाडु आपको बता देना है ना। ये आपको सातों जानकारी याद रखना है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो मैं कहूंगा अरावली पर्वतमाला। देखिए, ये सवाल आ सकता है क्योंकि ट्रेंडिंग में चल रहा है ये सवाल। तो अरावली पर्वतमाला की अगर बात करते साथियों तो ये अरावली पर्वतमाला ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है ना। चलिए, ये कहां पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में एक जिला है सिरोही जिला, ये वहां पर लगभग है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली, ये असम में, माजुली नदी द्वीप असम में स्थित है। इसका निर्माण किस नदी द्वारा किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया गया। ब्रह्मपुत्र आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो सोन नदी साथियों गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो प्रवाहित नहीं होती है, बताइए। तो यमुना आपके सवाल का सातों जवाब हो जाएगा। यानी कि यमुना जो है ना, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर सातों इसकी लंबाई है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अच्छा, ये गंगा नदी से कहां पर मिलती है पता? तो यमुना नदी प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिलती है। राइट आंसर आपका कुल मिला के बी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा पश्चिम बंगाल की बात चल रही है। पश्चिम बंगाल राज्य में साथियों आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, चरमणा यानी कि कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था? तो किससे था साथियों? भूरी क्रांति से था। बिल्कुल सही। देखिए, स्वर्ण क्रांति की अगर बात करें तो इसका उत्पादन इसके अंतर्गत किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम और कोयले के उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र में खोजा गया था। क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र कहां पर खोजा गया था? तो मैं कहूंगा ये असम में खोजा गया था। तो असम आपके सवाल का जवाब होगा। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो ये पता कहां पर स्थित है? ये साथियों तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा साथियों इसमें से कौन सी है? तो कौन सी है आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग यहां पर साथियों मुझे बता दीजिए। तो तमिल है, तमिल आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो क्या आपका सातों जवाब हो सकता है? फटाफट आप लोग एक बार मुझे यहां पर बता दीजिए।
चलिए देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की थी, तो उत्तर प्रदेश की थी। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों महाराष्ट्र की थी, और फिर साथियों बिहार की थी, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, और फिर आंध्र प्रदेश। तो तीसरे नंबर का पूछा जा रहा है ना, तो बिहार आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से ये किस जिले में स्थित है, तो ये यूपी के बलिया में स्थित है सुरहा ताल अभ्यारण्य। आंसर आपका डी है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए जाना जाता है, तो भदोही की अगर बात करते हैं साथियों कालीन बुनाई के लिए जाना जाता है। किसके लिए, कालीन बुनाई के लिए जाना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना साथियों कब प्रारंभ की गई थी, तो ये कब प्रारंभ की गई थी, ये 2021 में प्रारंभ की गई थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत इनमें से कौन सा कृषि की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो कृषि की परिभाषा के अंतर्गत बागवानी आती है, पशुपालन आता है, मछली उत्पादन आता है। तो कुल मिला के आपके सवाल का जवाब जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी की कितने प्रतिशत है, तो मैं कहूंगा 16.4% है। 16.4% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो आपको ध्यान रखना है और आपको पहले से पता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था है साथियों, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आंसर आपका भी है। निम्नलिखित में से किसने भारत देश की समाजवाद साख को कमजोर किया, तो किसने साथियों किया, क्या आपका जवाब होगा, नई आर्थिक नीति 1991 ने भारत देश की समाजवाद साख को कमजोर किया था। आंसर आपका सी है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है, पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मैं कहूंगा असम है। तो असम आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है, तो किस मद में खर्च होती है, पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों पर खर्च होती है। बिल्कुल सही साथियों, इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। प्रशासनिक दृष्टि से बीडीओ का अर्थ क्या होता है, यानी कि बीडीओ की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। तो इसको साथियों क्या कहा जाता है, अगर बात करते हैं बीडीओ को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ब्लॉक स्तर पर जो विकास के कार्य होते हैं इनकी देखरेख साथियों बीडीओ के द्वारा ही की जाती है। मानव अधिकारों के पहले चार्टर अर्थात साइरस सिलेंडर का कितने संयुक्त राष्ट्र की आधारशिला भाषाओं में अनुवाद किया गया है, तो मैं कह सकता हूं साथियों अंग्रेजी में केवल अंग्रेजी, फ्रेंच में, मंदारिन में, सभी 6 भाषाओं में, बिल्कुल साथियों सभी 6 भाषाओं में किया गया है। यानी कि अगर बात करते हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, इन 6 आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की समग्र नीतियों को तैयार करने की जिम्मेदारी किसके पास है, तो बताइए साथियों किसके पास है, क्या आपका जवाब हो सकता है। मैं कहूंगा शासन करने वाली परिषद की यह जिम्मेदारी है इसके लिए, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है, बताइए। यानी कि अगर सिंचाई के लिए हो सकता है, भूमि विकास करना हो, भूमि अगर बंधक है तो नहीं किया जाएगा साथियों कृषि ऋण, इसलिए सही जवाब आपका सी है। ध्वनि के माध्यम से गुजर नहीं सकती है, तो ध्वनि जो है ये ठोस द्रव गैस में गुजर सकती है लेकिन निर्वात में साथियों नहीं गुजर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरणीय स्रोत है, तो किसकी बात चल रही है, कच्चा तेल, सौर ऊर्जा, पवन या जैव भार। मैं कहूंगा कच्चा तेल आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल देखिए बहुत सही तरीके से देख लीजिए। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, तो किसकी बात चल रही है, क्या आपका जवाब होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है, यानी कि वृक्ष की उम्र क्या उसकी मोटाई को नाप कर सकते हैं, उसकी प्रौणता को देखकर कर सकते हैं, उसके वार्षिक वलय को गिनकर कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले से नव्या पहल की शुरुआत हुई थी, तो जो नव्या पहल की शुरुआत हुई थी ये यूपी के सबसे दक्षिणी जनपद सोनभद्र से हुई थी। आंसर आपका भी होगा। जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया था, तो कहां किया गया था साथियों, वाराणसी में किया गया था। वाराणसी आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब साथियों क्या होता है, इसका मतलब अवांछित कंटेंट को ब्लॉक करना होता है, पुराने पोस्ट हटाना होता है, मूल कंटेंट बनाना होता है, या अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण करना होता है। मैं कहूंगा ये वाला आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए
उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है, तो किस किस पर साथियों लागू होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों, सूर्य और ग्रहों पर, पृथ्वी और सूर्य पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर, या वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। तो आपको ध्यान रखना है वस्तुओं के किसी भी युग्म पर साथियों ये होता है। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ है, डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों कैसी लग रही है आपको ये क्लास? जैसी भी लग रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों बनते हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं, और परीक्षा तक ये समझ लीजिएगा साथियों, इतनी तैयारी आपकी करवा दूंगा, इतनी तैयारी आपकी करवा दूंगा कि आपका सिलेक्शन साथियों बड़े ही आराम से और बड़े ही मस्त तरीके से हो जाएगा। इसलिए आपको साथियों टेंशन वगैरह नहीं लेनी है, बस अपना काम साथियों जो है ना वो करते जाना है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो परीक्षा में अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ये आपको याद रखना होगा। बादलों का रंग सफेद प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, या विकिरण की वजह से, प्रकाश के परावर्तन की वजह से, या प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। तो आपको याद रखना है बादलों का रंग सफेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सोल्यूशन नहीं बनाते तो उसे साथियों क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है आपको याद रखना है, अमिक्षणीय उसको कहा जाता है। क्या? अमिक्षणीय उसको कहा जाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अष्टक नियम यानी कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने प्रतिपादित किया था? तो ये अलेक्जेंडर न्यूलैंड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अष्टक का नियम आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है साथियों कि एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। एपिग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। उसके बाद देखिए कह रहे कि जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? तो मैं कहूंगा वंश जो है ना, जीवों के वर्गीकरण का जो स्तर वंश है ये कुल और जाति के बीच आता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, वायवीय श्वसन क्या है? आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन को कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को, बिल्कुल सर, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को वायवीय श्वसन कहा जाता है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा रोग विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो मैं कह सकता हूं रक्त के थक्के जमने की विफलता की अगर हम बात करते हैं तो ये रोग विटामिन के की कमी के कारण ही होता है। इकोलॉजी शब्द साथियों किसने गढ़ा? तो इकोलॉजी शब्द की अगर बात करें, ये शब्द ये किसके द्वारा गढ़ा गया? तो ये अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा ये शब्द गढ़ा गया। इकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवनीकरणीय स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। मैं कहूंगा साथियों प्राकृतिक गैस है ना, पेट्रोलियम है। उसके अलावा वायु की अगर बात करें तो मैं कहूंगा वायु नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब जो कि WWW की फुल फॉर्म है इसका आविष्कार किया था? तो इसका आविष्कार साथियों टिम बर्नर्स ली ने किया था। WWW का आविष्कार 1989 में किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री का नाम क्या था? तो इनका नाम VKRV राव था। क्या था सातु? VKRV राव ने ही वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है? तो क्या आपका जवाब सातु हो सकता है वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता का निवारण करना? बिल्कुल सही। इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों ट्रेजरी बिल कहा जाता है। क्या इसको ट्रेजरी बिल कहा जाता है? जनसंख्या भूगोल की एक शाखा है। तो इसमें से मैं अगर बात करते हैं साथियों मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल की जो है ना ये जनसंख्या भूगोल की एक शाखा है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी ये कहां पर स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना के हैदराबाद में साथियों ये स्थित है। उसके बाद देखिए G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो G20 की अगर बात करें इसका पूर्ण रूप क्या है? ग्रुप ऑफ, आप लोग याद रखें ग्रुप ऑफ 20 लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ 20 ये साथियों G20 का फुल फॉर्म है, एक तरीके से आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कह रहे कि SIT का मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो सोर्स इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट नहीं, सैटेलाइट इंस्टीट्यूशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट नहीं, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एजुकेशन नहीं साथियों, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, यानी कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ये होगी साथियों SITE की फुल फॉर्म। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है साथियों कि बर्न किस देश की राजधानी है? तो अगर बर्न की यहां पर हम लोग बात करते हैं तो ये साथियों स्विट्जरलैंड की राजधानी है। स्विट्जरलैंड आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस।
लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया था? तो इनका नाम क्या है? जॉर्ज स्टीफेंसन इनका नाम है और इन्होंने ही लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया था। द क्रॉनिकल्स ऑफ नॉर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों, ये C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो पता साथियों किसको दिया जाता है? डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को दिया जाता है। सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो साथियों किस प्रकार प्रभावित करता है? राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करके, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करके, साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके, या राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके? तो ये वाला आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए, यानी कि भारत सरकार द्वारा कल्याण कार्यक्रम साथियों शुरू की गई थी। तो कल्याण कार्यक्रम ये कब शुरू की गई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो 1952 में शुरू की गई थी। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। किस एशियाई देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर पहले हमला न करने की संधि पर भारत एक हस्ताक्षर करता है? तो किस एशियाई देश के साथ अगर आपसे पूछा जाए तो पाकिस्तान के साथ, यानी कि राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है? तो किसकी बात चल रही है? सोनभद्र की बात चल रही है। यूपी के सोनभद्र जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1983 में की गई थी। यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, कर्नाटक के किस प्रसिद्ध वायलिन वादक को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 में पद्म विभूषण से सातों सम्मानित किया गया था? तो मैं कहूंगा लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम की बात चल रही है सातों, इनको ही सम्मानित किया गया था। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक में आयोजित किए जाएंगे, यानी कि 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक हैं ये कहां आयोजित किए जाएंगे? मैं कहूंगा ये इटली में आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद देखिए, वर्ष 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो क्या आपका जवाब होगा साथियों? बानू मुश्ताक आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। 2025 में बानू मुश्ताक लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना साथियों कब शुरू हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो यह 2001 में शुरू हुई थी। 18 जून 2001 में यूपी में किसान मित्र योजना शुरू की गई थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के कितने स्तंभ हैं आपसे पूछा जा रहा है? तो मैं कहूंगा 5 स्तंभ हैं। 5 आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, MSME की फुल फॉर्म साथियों यहां पर आपको बताने, मिनी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, या मेजर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, या मल्टीपल स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज? तो क्या होगा? आपके सवाल का जवाब मुझे बताने की कोशिश कीजिए और इस सवाल का जवाब साथियों आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आप भले इसको गूगल कर लें या पहले से पता है, अच्छी बात है, नहीं पता है तो गूगल करके एक बार कमेंट में आप लोग साथियों जरूर इसको बताइएगा। चलिए, तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ऑल क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी यूपी होमगार्ड की, तो उन वीडियोस को भी जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ग्रुप आपको दे रखा है साथ, उसमें इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह डाली जाती रहेंगी, करंट अफेयर वगैरह, जीके जीएस सब कुछ पीडीएफ वहां पर डाली जाती हैं। तो उस ग्रुप को भी आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, टारगेट सिलेक्शन ग्रुप को। चलिए, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय